हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 13 सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए, ये बजटरी चैप्टर का है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर अ ईयर एज फॉलोज। प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर अ ईयर एज फॉलोज। यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवर फिक्स वेरिएबल आपका 60,000 दिया हुआ है। During the forthcoming year, it is anticipated that आपका क्या है ए में द एवरेज रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर रिमनरेशन विल फॉल बाय 0.80 पर आवर टू 0.70। पहले आपका 0.80 पर आवर था, अब 0.70 पर आवर हो जाएगा। प्रोडक्शन इफिशियंसी विल रिड्यूस्ड बाय, प्रोडक्शन इफिशियंसी रिड्यूस्ड बाय आपको 5% प्रोडक्शन इफिशियंसी। तो एक बात आपको मानना पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन इफिशियंसी आपका इंक्रीज करेगा, इफिशियंसी इंक्रीज करेगा तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट आपका डिक्रीज करेगा। और इफिशियंसी आपका डिक्रीज करेगा तो लेबर कॉस्ट आपका इंक्रीज करेगा। तो इफिशियंसी अगर इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पिछले क्वेश्चन मैंने बनाया था 5% इफिशियंसी इंक्रीज किया था, तो हमने डिवाइड कितना किया था, 1 प्लस 0.05 से डिवाइड किया था। अगर इफिशियंसी डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करें, 1 माइनस 0.05। 5% से अगर इफिशियंसी डिक्रीज करेगा तो इससे हम डिवाइड करेंगे। ऐसे इसका मतलब ये होता है लेबर कॉस्ट में, इससे हम डिवाइड करेंगे। इफिशियंसी इंक्रीज करेगा तो ऐसे करेंगे, इफिशियंसी डिक्रीज करेगा तो ऐसे करेंगे। प्राइस पर यूनिट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ द अदर मटेरियल्स सर्विसेज विच कंप्राइजेज ओवरहेड्स दिस रिमेन अनचेंज्ड। प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज्ड बाय दिस। प्रोडक्शन कमिंग ईयर कितना से इंक्रीज करा, 33.10। ड्रॉ अप ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट इस इंक्रीज पे हमें निकालनी है। इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है। डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा, मेन आपका डायरेक्ट वेजेस कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो डायरेक्ट वेजेज 80,000 था जब आपका कितना, जब रेट क्या था उसका 0.80 था, तो यहाँ पे 0.80, लेकिन अब रेट कितना हो गया 0.75, तो 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्शन इफिशियंसी कितना से इंक्रीज कर गया, 33 पॉइंट इतना से, तो इनटू 1 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 इतना परसेंट का मतलब कितना होता है, ये परसेंटेज का मतलब होता है 100/3 दैट इक्वल टू 33.33%। तो ये आपको 1 प्लस 0.3333 से इंक्रीज कर जाएगा, तो 0.333 से इंक्रीज कर जाएगा। एक और बात है, क्या बोला उन्होंने, इफिशियंसी, प्रोडक्शन इफिशियंसी विल रिड्यूस्ड बाय 5%, इसीलिए हम क्या करेंगे, इफिशियंसी रिड्यूस करेगा तो 0.05। अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 0.80 इंटू 1.0.95। तो हमारे पास लेबर कॉस्ट जो होगा गिवन कंडीशन में 80,000 डिवाइड 0.8 इंटू 0.75 इंटू 1.33333 इंक्रीज कर गया, डिवाइड 0.95 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,05,263। इस केस में हमारे पास इतना लेबर कॉस्ट हो जाएगा 1,10,000। अब यहाँ पे क्या, प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर मटेरियल and other material and services comprises of the overheads will remain the same। प्राइस पर यूनिट बाकी का सेम हो जाता है। तो डायरेक्ट मटेरियल में हम क्या करेंगे, 1,20,000 था, इसमें हमारी प्रोडक्शन पर यूनिट ये आपका इतना से बढ़ गया तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,20,000
1,20,000 इंटू 1.3333 कर देंगे तो इसे कितना आ जाएगा, ये 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000। अब प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। अब लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड में हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल है, तो वेरिएबल को पहले लिख लेते हैं। 60,000 है, कोई बात नहीं है, 1.3333 से इंक्रीज कर जाएगा तो ये 80,000 हो जाएगा आपका, 20,000 इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब फिक्स आपका कितना हो जाएगा, फिक्स में आपका वही है, जो होगा वही होगा, तो ये आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगा एज पर गिवन कंडीशंस। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 1,05,000, 1,60,000, 80,14, ये आपको लेबर कॉस्ट निकाली गई है, ये आपका मटेरियल कॉस्ट निकाली गई है, ये आपका वेरिएबल ओवरहेड निकाली गई, ये आपका ये निकाला गया, ये आपका ये निकाला गया। आसान है, सब मैंने वर्किंग नोट में बनाया, यही फॉर्मेट आप लास्ट में बना दीजिएगा, ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इलस्ट्रेशन 14 में क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स ए बी एंड बजटेड डाटा फॉर द ईयर एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। सेल्स प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यूनिट आपको दी हुई है, और डायरेक्ट वेजेस रेट आपको कॉस्ट दिया हुआ है ए बी का। टोटल वर्क्स ओवरहेड आपको लिखा हुआ है, टोटल मार्केटिंग ओवरहेड यहाँ पे लिखा हुआ है। द सेल्स मैनेजर फोरकास्ट द सेल्स यूनिट ये सारे फोरकास्ट किया गया है। फिर जुलाई टू जनवरी में आपको 18 यूनिट है। इट इज एज्यूम्ड दैट फर्स्ट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, एंड फिनिश यूनिट्स इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे जनवरी में आपको 28 है और फरवरी में 28 है, तो ये जनवरी का जो फिनिश क्लोजिंग स्टॉक होगा हाफ होगा फरवरी का, तो हाफ आपको 28 का दैट इक्वल टू 14 क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब आपको यहां पे जनवरी दिया हुआ है, दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा हाफ जनवरी का होगा, तो हाफ 28 दैट इक्वल टू 14। जनवरी का जो ओपनिंग होगा क्लोजिंग दिसंबर का होगा दैट इक्वल टू 14। ये बात को माइंड में रखना है, इसी बात को बोला है। फॉलोइंग का मतलब बाद वाले मंथ विल बी केप्ट इन माई स्टॉक। अब प्रोडक्शन बजट ऑफ ईच मंथ, सारे हर एक मंथ का प्रोडक्शन बजट निकालनी है। समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी बताना है। अब सुनिएगा यार, प्रोडक्शन बजट में मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्शन बजट में हमने कहा था कि सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक को हम माइनस करते हैं, तो सेल्स का यूनिट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम प्रोडक्शन बजट तो निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगले महीने में जो आने वाले मंथ है उसमें जितना सेल हो रहा है उसका हाफ होगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, तो उसी से ओपनिंग स्टॉक भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे, सेल्स यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक करके हम निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसकी सॉल्यूशन आपको प्रोडक्शन यूनिट का मैं बताता। देखिए यहाँ पे 12 मंथ होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल सेल की जो टारगेट दिया हुआ है वो 7 टोटल सेल लिखेंगे हम, जो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो उसके सेल लिखेंगे। अब सुनिए, एड क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्या बताया था प्रोडक्शन बजट में, प्रोडक्शन यूनिट
मैंने कहा था कि सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही तो करनी है। अब देखिए हमारे जनवरी में 28 सेल करनी है, इसका क्लोजिंग कितना होगा, फरवरी का हाफ होगा, फरवरी का हाफ, तो 28 का हाफ कितना होगा 14, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 14 हो गया। यहां पे फरवरी का सेल इतना करनी है, इसका क्लोजिंग कितना होगा मार्च का हाफ, तो 12 का हाफ कितना होगा 12 हो जाएगा। मार्च में 24 सेल करनी है, इसकी क्लोजिंग कितनी होगी अप्रैल का हाफ, अप्रैल का हाफ कितना है तो 20 का हाफ 10 हो जाएगा। अप्रैल में सेल करनी है 20, इसका क्लोजिंग कितना होगा मई का हाफ, तो 8 हो जाएगा। तो यहां तक तो समझ आ गया। अब सुनिए दिसंबर का क्लोजिंग कितना होगा, दिसंबर का क्लोजिंग, जनवरी का हाफ 28 का हाफ कितना 14, तो दिसंबर का जो क्लोजिंग होगा वह जनवरी का ओपनिंग होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्लोजिंग ऐड करने के बाद इतना आ गया। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 क्यों लिखा है वो समझ आया ना, क्योंकि दिसंबर का क्लोजिंग कितना होगा 14 होगा, क्योंकि जनवरी का हाफ, तो जनवरी का ओपनिंग हो जाएगा, तो इसीलिए ओपनिंग यहाँ पे हो गया। और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे हो 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 जाएगा, ऐसे एक एक महीना बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक महीना पीछे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा, मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा। सेल्स यूनिट ये है और प्रोडक्शन यूनिट ये है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ए को कितना सेल करेंगे, ऐसे कितना सेल करेंगे। उसी तरह आपको प्रोडक्ट बी का भी वही एक्सप्लेनेशन करनी है। प्रोडक्ट बी का हमारे पास सेल्स यूनिट ये दिया हुआ है, उसके अनुसार हमने क्या कर दिया, सेल्स यूनिट लिख दिया। ठीक है, सेल्स यूनिट के बाद इसका क्लोजिंग कितना होगा, जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का हाफ 6, फरवरी का क्लोजिंग मार्च का हाफ, मार्च का क्लोजिंग मई का, अप्रैल का हाफ, इस तरह हमने क्लोजिंग निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास दिसंबर का क्लोजिंग कितना होगा, जनवरी का हाफ, जनवरी का हाफ कितना होगा 5, तो ये जनवरी का ओपनिंग कितना होगा दिसंबर का क्लोजिंग, तो दैट इक्वल टू ओपनिंग 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो क्लोजिंग करने के, ओपनिंग करके जैसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ, हमने प्रोडक्शन बजट ए का बी का निकाल लिया। हम प्रोडक्शन बी कितना करेंगे 231, सेल कितना होगा 226, प्रोडक्शन ये कितना करेंगे 235 टोटल ईयर में, और सेल कितना करेंगे 240। ठीक है, ये प्रोडक्शन बजट मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, प्रोडक्शन बजट बहुत आसान है। ठीक है, अब चलिए, अब प्रोडक्शन बजट के बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन बजट। उन्होंने कहा अब प्रोडक्शन बजट फॉर द ईच मंथ निकालिए, समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर, समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपको जितनी भी प्रोडक्शन करनी है उसका डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लिखा हुआ है, ए और बी का डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट लिखी हुई है, और टोटल वर्क्स ओवरहेड लिखा हुआ है, और टोटल मार्केटिंग ओवरहेड लिखा हुआ है। तो क्या हम बजट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस आपको लिखी हुई है इतना। अब हम कॉस्ट बजट निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समराइज्ड कॉस्ट बजट प्रोडक्शन का, हमने कितना प्रोडक्शन किया, ए 235 किया, बी 231 किया। कैसे हुआ, ए 235 किया, बी आपका 231 किया। अब सुनिएगा, इसमें हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, ए का हम निकाल रहे हैं और यहाँ पे बी का भी निकाल रहे हैं। अब सुनिए, ए का हमने कितना किया था 235 यूनिट, बी कितना किया था, 231 यूनिट, 231 यूनिट। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, हम
वर्किंग नोट में बना रहे हैं, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ए एंड बी, ए 235, बी 231। अब देखिए आप यहाँ पे इसकी कॉस्ट के बारे में लिखिए। ये 20 है, ये 10 है। डायरेक्ट मटेरियल 235 इंटू 20, 231 इंटू 10, ये लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये 235 इंटू 20, 4700 ये हो जाएगा, ये 231 डायरेक्ट मटेरियल। अब आपके पास डायरेक्ट वेजेस 54, डायरेक्ट वेजेस 235 इंटू 5, 231 इंटू 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 235 इंटू 5, 1175, 231 इंटू 4, 924। अब दूसरा वेरिएबल कौन सा है, ये दोनों तो आपका फिक्स्ड है। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस 2310, 3234, कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन कितना होगा 3234 डिवाइडेड बाई 231 डिवाइड 231, ये 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 4700 प्लस 1175, 5875, 5875 डिवाइडेड बाई 235 डिवाइड 235, ये हो जाएगा 25। अब सेल्स यूनिट पे ये वेरिएबल कॉस्ट लगा देंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ टोटल वर्क्स ओवरहेड लगा देंगे, फिक्स्ड है टोटल वर्क्स ओवरहेड यहाँ पे। ये आपका ये है टोटल वर्क्स ओवरहेड, टोटल मार्केटिंग ओवरहेड, टोटल मार्केटिंग ओवरहेड यहाँ पे है 1200 है ये, और ये आपको उन्होंने टोटल वर्क्स ओवरहेड, यहाँ देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका कॉस्ट आ गया। अब आप आ जा रही है इन्होंने इस पे भी आपका कॉस्ट निकाला, टोटल या कॉस्ट पर यूनिट टोटल निकाला, यहाँ पे टोटल पे निकाला, यहाँ पे इन्होंने फिक्स को भी पर यूनिट करके बनाया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने प्रॉफिट कैसे निकाला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सोल्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 240, ये और ये इसका ये निकल गया, ठीक है। मार्केटिंग ओवरहेड अलग से दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट पे निकाल दिया, ठीक है। एजम्पशन में इन्होंने सॉल्यूशन से पता चला है, एजम्पशन उन्होंने क्या लिया,
ये उन्होंने वेरिएबल ही माना है, ये उन्होंने वेरिएबल माना है, ये उन्होंने वेरिएबल माना, जबकि ये अमाउंट्स में दिया हुआ है तो ये फिक्स होनी चाहिए, ये फिक्स होनी चाहिए। अब मान लो कि वेरिएबल माना गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने बनाया था, तो ये यहाँ पे टोटल वर्क्स ओवरहेड कितना हो जाएगा, वर्क्स ओवरहेड मान लो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे किया, इसको भी छोड़ दो, वर्क्स ओवरहेड, तो वर्क्स ओवरहेड उन्होंने लिखा 10,105, 10,105, 900,909। अब ये टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 5875 प्लस 10,105, ये हो गया 15,980। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 15,980 डिवाइडेड बाई 235 डिवाइड 235, ये हो जाएगा ₹68 पर यूनिट। 3234 प्लस 9,009, ये 12,243। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा इसका, 12,243 डिवाइडेड बाई 231 डिवाइड 231, ये 53 रुपीज होगा, 53 पर यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे 68 पर यूनिट इतना, तो अब क्वेश्चन में आपसे ये भी बोला गया है कि समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे